अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ इश्क आतिश। इतवार का दिन था। फायजा कुछ देर पहले जागी थी और अभी नाश्ते से पारे ही हुई थी कि उसे मुलाजमा ने तानिया की आमद के बारे में बताया। वो फौरन ही ड्राइंग रूम में चली आई। मुझे शयान के घर ले चलो। सलाम दुआ के बाद जो पहली बात तानिया ने कही वो यही थी। वो गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, तुम बैठो, चाय आती होगी, फिर बात करते हैं। उसने फायजा का बाजू गिरफ्त में लेकर कहा, फायजा, मुझे शायान से मिलना है, अभी और इसी वक्त। फायजा ने गहरा सांस खींचते हुए उसे अपने साथ बिठा लिया। उसे टेंस होते देखकर तानिया ने पूछा, क्या बात है? शायान कराची में नहीं है। तवक्कुफ के बाद वो फिर बोली, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और 3 दिन पहले वो अपना चार्ज संभालने सखर जा चुका है। तानिया के लिए इत्तला इस कदर गैर मुतवक्के थी कि वो काफ़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं सकी। बहुत देर की खामोशी के बाद उसने बेयकीनी से कहा, वो मुझसे मिले बगैर चला गया? फिर उसने शाकी नज़रों से फायजा को देखा, और तुमने भी मुझे अनजान रखा? मुझे ऐसा करना पड़ा, वो जल्दी से सफाई देते हुए बोली। जवाद के एंगेजमेंट के दूसरे ही दिन उसकी पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए थे, मगर शायान ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हें ना बताऊं। फिर जब मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो उसने कहा कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, मगर मुझे वो काफ़ी अपसेट लग रहा था। फायजा चुप हुई तो तानिया ने कहा, बात नहीं कर सकता? मगर क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि वो मुझसे बात भी ना करे। तुमने उसे पूछा नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है? तानिया अभी हैरान थी। फायजा से उसकी तरफ देखा ही नहीं गया। सर झुकाकर बोली, पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, तो मैंने सोचा शायद तुम दोनों में अनबन हो गई होगी। हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ। तानिया ने फौरन तरदीद की। इम्पॉसिबल। फायजा ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ तो बात हुई होगी। बिना किसी बात के वो ताल्लुक क्यों खत्म करेगा? उसने तुमसे कुछ तो कहा होगा। यकीन करो फायजा, कोई बात हुई ही नहीं। वो परेशान सी होकर चुप हो गई। फिर जैसे याद आने पर बोली, लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। क्या? फायजा को तजस्सुस हुआ। पता नहीं। तानिया ने जानबूझकर ये बात छुपा ली कि उसके ख्याल में शायान उस दिन उसे प्रपोज करने वाला था। वो कहने ही वाला था कि तुम और अंकल वहां आ गए। फिर वो कोई बात किए बगैर अचानक ही चला गया। वो रुकी, फिर तल्ख सी हंसी के साथ बोली, वो तो हमेशा ही कुछ कहे बगैर चला जाता है। मुलाजमा उसी वक्त चाय की ट्रॉली के साथ अंदर आई तो दोनों चुप कर गईं। मुलाजमा के जाने के बाद फायजा ने चाय का कप उठाकर तानिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहना शुरू किया, पर तानिया, तुम शयान की तरफ से पहल का इंतजार क्यों करती रही? खुद से क्यों ना कह दिया? दोनों हाथों से कप पकड़े वो बेबसी से बोली, कैसे कह देती, जबकि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तुम तो उसे मोहब्बत करती हो ना, क्या ये काफी नहीं है? तानिया ने कुछ कहे बगैर कप टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। मैं अब चलूंगी। फायजा ने उसे रोकना चाहा लेकिन वो ठहरी ही नहीं। फायजा उसे बाहर तक छोड़ने आई। तानिया कार का दरवाजा खोलने के लिए की होल में चाबी डाल रही थी जब उसे फायजा को कहते सुना, एक बात मानोगी तानिया, अगर वो नहीं कहता तो तुम कह दो, और अगर नहीं कह सकती तो इस इंतजार को ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ। कब तक इस पुलिस सरात पर खड़ी रहोगी? तकलीफ में रहोगी। या तो हट जाओ या गुजर जाओ। ठहरना मत। ठहरने वाले का पूर पूर जख्म बन जाता है। वो चुपके से कार में बैठी और चली गई। तुम्हारे अंदेशे चाहे कितने ही दुरुस्त होते शायान, मगर आगही के बाद जुदाई बख्शने का तुम्हें कोई हक नहीं था। फायजा ने तासुब से सोचा। एक हाथ में फाइल्स और दूसरे में दुपट्टा पकड़े उसकी आमद काफी अफरा तफरी में हुई थी। नूरुल हुदा ने अखबार नीचे करके उसे देखा। मैं सोच रहा हूँ देर से ऑफिस आने वालों की तनख्वाह काटना शुरू कर दूँ। मरियम उनकी तरफ देखकर हंसी। ऐसा मत करना नूरुल हुदा, वरना तनख्वाह के नाम पर ताने के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वेरी फनी। फाइल्स और दुपट्टा साथ वाली चेयर पर रखकर हाथ में पकड़ा क्लिप लापरवाही से सिल्की ब्राउन बालों में अटकाते हुए वो बुरा मानकर बोली, वैसे पापा, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने मेरी तनख्वाह काटी अगले दिन मैं रिजाइन कर दूंगी। धमकी दे रही हो? वो आंखें निकाल कर बोले, अभी तो दे रहे हैं। आराम से कहकर उसने स्लाइस उठा लिया। अच्छा, आराम से खाओ। उसे जल्दी जल्दी स्लाइस मुंह में ठूंसते देखकर मरियम ने टोका,
नूरुल हुदा ने अखबार लपेटकर साइड में रख दिया। उन्हें अखबार रखते देखकर मरियम ने चाय का कप सामने रखते हुए ग्लास में जूस निकालकर उन्हें थमाया। नाश्ते के बाद अखबार पढ़ना उनका मामूल था। फिर अखबार से फारिग होकर जूस पीते और ऑफिस के लिए निकल जाते। जितनी देर में उन्होंने जूस पिया, तानिया नाश्ता निपटा चुकी थी। उसने नैपकिन से हाथ साफ करके दुपट्टा गले में डाला। पापा चले? तुम बाद में चली जाना। उनसे पहले मरियम बोल पड़ी। फिर उस पर से निगाह हटाकर उन्होंने नूरुल हुदा को देखा। मैं तानिया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके। उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। अच्छा सुनो। उन्हें उठता देखकर वो मजीद बोली। ऑफिस जाने से पहले बाबा जान से मिलते जाना। रात उनकी तबीयत काफी खराब थी। उनका मूड एकदम से बदल गया और रुखाई से बोले, मैं बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर नहीं। वो चले गए तो तानिया मरीम की तरफ मुड़ी। समझ नहीं आता मामा, आखिर पापा दादा जान के साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हैं? क्या आप जानती हैं हम दोनों के दरमियान क्या टेंशन है? मैं कैसे जान सकती हूँ? उन्होंने फौरन लाइल्मी का इजहार किया। मैंने उन दोनों को हमेशा ऐसा ही देखा है। अब तो खैर आदत हो चुकी है। लेकिन शादी के इब्तदाई सालों में मैं भी परेशान हो जाया करती थी। एक दो दफ़ा नूरुल हुदा से पूछा भी तो कहने लगे तुम्हारा वहम है। वो शायद बताना नहीं चाहते। इस ख्याल से मैंने कभी ज्यादा कुरेदा नहीं। और अब तो मुझे भी ये अपना वहम ही लगता है। तुम खुद गौर करो। नूरुल हुदा का उनके साथ रवैया अपनी जगह, मगर वो कभी भी बाबा जान की तरफ से गाफिल नहीं हुए। और मुझसे हमेशा यही कहा है कि बाबा जान मेरे बच्चों के दादा हैं और उनकी इस हैसियत में कभी फ़र्क नहीं आना चाहिए। यूं भी दोनों के बीच नाराजगी की कोई वजह भी तो नजर नहीं आती। फिर उसका गाल थपकते हुए कहा, इन बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। आप मुझसे कुछ बात करने वाली थी? वो सर झटक कर बोली। हाँ आओ, तुम्हारे रूम में चलकर बात करते हैं। तानिया अपनी फाइल्स उठाकर उनके साथ उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से ब्रीफकेस उठाकर दो दो सीढ़ियां उतरते हुए वो लाउंज में आए तो बजाय आगे बढ़ने के रुक गए। बाबा जान की खराब तबीयत का सुनकर वो परेशान हो गए थे और तफक्कुर उनके चेहरे से भी नजर आ रहा था। कुछ पल ठहर कर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उनके कमरे के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक के लिए हाथ उठाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उठते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर भींच लिया। अचानक ही उनके चेहरे से बेहिसी झलकने लगी थी। फिर वो मुड़े और तेज कदमों से चलकर बाहर निकल गए। तानिया दोनों पैर उठाए बेड पर बैठी थी और मरियम उससे कुछ फासले पर गहरी सोच में डूबी थी। तानिया ने खुद से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा तो चुप करके उन्हें देखने लगी। वो हमेशा की तरह ही सिल्की साड़ी पहने हुई थीं। तानिया ने कभी भी उन्हें बहुत ज्यादा लंबे बालों के साथ नहीं देखा। उस वक्त भी उनके लहरदार बालों की स्टेप कटिंग कमर के खम से कुछ ऊपर ही खत्म हो रही थी, जो कभी सचमुच ही गहरे काले रंग के हुआ करते थे। मगर अब 48 बरस की उम्र में उन्हें पाबंदी से डाई कराना पड़ता था। अलबत्ता उनकी फिगर पर उम्र का कुछ खास असर नहीं पड़ सका। सोचते सोचते अब उसकी जहनी रूह नूरुल हुदा की तरफ मुड़ चुकी थी। उसने अपनी उम्र की कई लड़कियों को उनकी पर्सनैलिटी को सराहते सुना था। कनपटियों से उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिन्हें उन्होंने कभी कलर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उनके उठने बैठने, चलने फिरने और बोलने में भी खुद एतमादी झलकती थी। वो मुतासर कुन शख्सियत के मालिक थे। उन दोनों लोगों को साथ देकर तानिया के दिमाग में एक ही बात आती, मेड फॉर ईच अदर। अभी भी यही सोचकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे फौरन ही दबाते हुए उसने मरियम से कहा, हाँ माँ, मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ मुझे याद है। वो बोलकर फिर रुकी, कुछ सोचा, फिर आखिर उसे मुखातिब कर ही लिया। तुम्हें आंसर कैसा लगता है? उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। जैसा है वैसा ही लगता है। यही तो पूछ रही हूँ, कैसा है? वो जोर देकर बोली। मुझे क्या मालूम? उसने पहलू तही की। मालूम क्यों नहीं, आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मामा बचपन में ही खत्म होगी, जब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया था। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वेंडर है। और अगर वो मेरे लिए कुछ है भी तो बस तैमूर अंकल का बेटा, उसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो उसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भरकर कह ही दिया, अंसर ने तुम्हें प्रपोज किया है? खुद? वह हैरान हुई। मुझसे तो अरूसा नहीं बात की है, मगर जाहिर है बेटे की मर्जी से ही की होगी। वो खामोश बैठी रही। वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाज़त मांग रही है। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा है और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया है। मगर जाहिर है आखिरी फैसला तुमको ही करना है। सोच समझकर जवाब देना। मामा, लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा पर मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो, इस बार कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम शादी के बारे में कब सीरियस होगी। मामा प्लीज इस सगर को भी रहने दें। उसने कोशिश करके बोल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? जाहिर सी बात है, ये सवाल उसे जवाब मांगने के लिए नहीं किया गया था। 24 साल, वो बोली।
اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔ وہ رک کر اس کی فک ہوتی شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا۔ اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا میں کہوں گی کہ تمہارے لیے انصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گواؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا ہی رہی ہوں، پھر بیڈ پر ان کے برابر ٹکتے ہوئے بولی جہاں وہ نیم دراز تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے، وہ کستن مسکرائی۔ اظہر فاروقی کو جھجکے پھر پوچھا، نور الہدا بھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نعم البدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج ویکیوم مرر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب نے کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ نہ سمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار نکال لے گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر کے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی ارزاں بھی نہیں تھی۔ انٹر کام کی بیک پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انٹر کام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم، مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیجو اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہیں؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانی کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں اسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانی نے جلدی سے کہا، پھر انٹر کام پر طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائلیں سمیٹنے لگی۔ یس میڈم۔ ذرا دیر میں ایک ادھیر عمر صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجئے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کورٹ کا کارپوریشن کو آج ہی فیکس ہو جانی چاہیے، اور اگر پاپا میرا پوچھیں تو کہہ دیجئے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1 ڈیڑھ گھنٹے تک میں آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے 2 فائلیں ان کو پکڑائیں، پھر بیگ کا اسٹریپ کندھے پر ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے اسپتال میں ہیں؟ آغا خان۔ سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا تھا، اور فائزہ کے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر پوچھا، شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتہ کی رات کو ہوا تھا، اور شان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہی ہے۔ انکل کو اسپتال بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا۔ بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہ خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہاسپٹل میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا ہی کچھ ہوش ہے۔ وہ شایان کا احوال کیا سناتی، ابھی تک اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تو اس نے پھر پوچھا، فائزہ، کیا واقعی شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویکینڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی۔
اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ میری اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائدہ کو ایک دم خیال آیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کے بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیا نے تلخ سے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیا نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ، شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کیا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی؟ مگر کیا میرے رت جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی اسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور ترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ بدستور سامنے دیکھتے ہوئے بولی اور فائزہ کے اترتے ہی وہ زناٹے سے گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، خدیجہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھے اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پر ہیجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم اسے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہی پلٹ گئے، لفظوں کا آزار دے جاتے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں؟ خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا روند گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں آئے میرے پاس؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی، بہت سو قدر پایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی نہیں پوری ہوگی شایان۔ نہ میں تڑپوں گی نہ روں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر پیشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹھڑی بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا بھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے بکھرے بکھرے ہولیے کے ساتھ۔ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ کے دراز سے پین کلر ہی نکال کر لے لے۔ پھر کچھ وقت سے ہی صحیح مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور دو گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائی ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چت لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے کی پشمردگی تو کم ہو گئی تھی مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈائننگ روم میں آ ہی گئی۔ عمیر عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدا کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھیں، اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نور الہدا اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا، ان کے تاثرات بھی نور الہدا سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سیب لے کر بولی، تو ٹھیک ہوں مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔
मरियम तो कदरे मुतमईन होकर नाश्ता करने लगी, मगर नूरुल हुदा मुस्तकिल उसे देख रहे थे। हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, मगर उनका इस तरह देखना तानिया को परेशान कर रहा था। फिर भी वो आराम से नाश्ता करती रही। आखिर उन्होंने तानिया पर से निगाह हटा ली। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर ही रहकर आराम करो। मैं भी यही सोच रही हूँ, उसने कप में झांकते हुए कहा। नूरुल हुदा अपनी जगह से उठे और उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ किया। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, मगर इस वक्त तकलीफ और भी ज्यादा होगी जब तुम अपनी तकलीफ मुझसे छुपाओगी। तानिया को उनके चेहरे पर वही खोया हुआ सा तासुर नजर आया जो अक्सर तानिया को देखते हुए उभर आता था। वो झुके और उसके माथे को चूम लिया। उनकी चौड़ी पुश्त को देखते हुए तानिया हैरान हो रही थी। ना उसने कुछ कहा, ना पापा ने कुछ पूछा। उन्हें फिर शक कैसे हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गई। और जब यकीन हो गया कि नूरुल हुदा चले गए हैं, तो लाउंज में आकर वक्त गुजारने के लिए टीवी ऑन करके बैठ गई। मरियम के ही जाने की तैयारी में लाउंज से होकर गुजरी। तानिया ने दूर से ही उन्हें बाय कहा। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर कुछ सोचती नजरों से ग्लास वॉल की दूसरी तरफ तानिया को देखकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में आ गई। कुछ खास प्रोग्राम देख रही हो? नहीं। फौरन सीधे होकर उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी। तुमसे बात करना चाह रही थी, वो सोफे पर उसके साथ बैठते हुए बोली। कहें। वो हमत तंगोश हुई। बात तो कोई नई नहीं है, पर अरूसा का इसरार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में उसे कह चुकी हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, मगर वो कहती है शादी ना सही मंगनी तो की जा सकती है। और सच पूछो तो मुझे भी उसकी बात पसंद आई है। फिलहाल मंगनी कर देते हैं, फिर जब तुम जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाओ तो शादी कर देंगे। और क्या पता, एक बार अंसर के साथ रिश्ते में बनकर शादी का फैसला तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। फिर उसे चुप देख कर बोली। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मामा? वो हंसी। बोले इस रात पर ठहरूं या हट जाऊं, कुछ हासिल नहीं होगा, पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊं तो सब गंवा दूंगी, मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही, लेकिन जिंदगी कुछ अता तो करेगी। पर नफा किसमें है और नुकसान कहाँ? हिसाब करूंगी तो ही पता चलेगा। क्या कह रही हो? वो खाक भी न समझी। तानिया उन्हें देखकर मुस्कुराई। आप चाहती हैं ना मैं शादी कर लूं? हाँ, मैं सोचकर जवाब दूंगी। पत्थर में जूं तो लगी। उसकी बात पर मरियम निहाल हो गई। बस अब चाहे तुम कुछ भी जवाब दो, मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया उन्हें खुश देखकर शर्मिंदा हो गई। अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए वो उनकी खुशियों से कितना दूर हो गई थी। जाने से पहले कितनी ही देर तक वो उसे खुद से लिपटाकर प्यार करती रही। उसने कह तो दिया कि सोचेगी, फिर कुछ सोचने की कोशिश में वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया, उसे कुछ एहसास भी नहीं था। किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी। और अपने बराबर बैठे उमैर को देखकर उसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। वो यूनिफॉर्म बदल चुका था, जिसका मतलब था उसे कॉलेज से आए काफी देर हो चुकी थी। तानिया को यकीन नहीं हुआ कि वो पिछले 3-4 घंटों से एक ही हालत में बैठी थी। बैठे बिठाए खो जाने की आदत या दादा जान की है या फिर पापा की? आपने ये आदत कब से अपना ली? इतनी देर से आपको आवाज दे रहा हूँ, मगर आप हैं कि सुनती ही नहीं। वो मैं कुछ सोच रही थी। वो उठते हुए बोली। उजैर कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार कर रहा है और दादा जान भी वही हैं। चलो फिर। वो डाइनिंग रूम में आ गई। उसे भूख नहीं थी, पर सबका साथ देने को उसने थोड़े से चावल प्लेट में निकाल लिए। आप ही सुबह बता दिया होता आप छुट्टी करने वाली हैं, मैं भी कॉलेज नहीं जाता। बहुत अच्छा किया मैंने जो सुबह नहीं बताया, वरना बेकार कॉलेज बंक करते। वो जैर के तासुर से बोलने पर बोली तो उमैर हंसा। क्यों भी? इसके साथ पूरा दिन बिताना आसान नहीं। वो तो मेरी ही हिम्मत है जो उसे झेल लेता हूँ। दादा जान, तानिया और उमैर हंसने लगे तो वो मुंह बनाकर शिकायती अंदाज में बोला। तुम दोनों क्यों हर वक्त इसे छेड़ते रहते हो? उसकी दाद रसी में दादा जान जरा रौब से बोले तो मैं झट से बोला। हमें छेड़ने की क्या जरूरत है? ये पैदाशी छिड़ा हुआ है। और फिर तानिया के साथ मिलकर हंसने लगा। बात सही थी। इसलिए अजहर फारूकी भी मुस्कुराए तो उजैर बेचारा और रुहासा हो गया। रोते नहीं बेटा, तुम इन नामाकूलों को छोड़ो और खाना खाओ। उन्होंने उसे पुचकारते हुए निवाला उसके मुंह में रखा तो वो सचमुच बहलकर खाने लगा। देखा, तुम तीनों में एक उजैर ही है जो सीधा और मासूम है, और तुम दोनों हर वक्त उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते हो। उज़ैर ने यूं गर्दन अकड़ा कर देखा जैसे अज़हर फारूकी ने उसे कोई एजाज़ बख्शा हो। और उसकी इस हरकत पर वो दोनों और भी हंसने लगे। वो भी एक सुहानी शाम का मंजर था। गर्म घास पर भरी हुई ट्रे थामे वो सहज सहज कदम उठाती लॉन में रखी चेस की तरफ बड़ी चली आ रही थी, जिन पर बराजमान अज़हर फारूकी और नूरुल हुदा दुनिया और माफिया से बेखबर न जाने किन बातों में उलझे थे।
हम दोनों ने ही उसकी आमद को महसूस नहीं किया था, बल्कि नूरुल हुदा तो उस वक्त चौंके जब ट्रे रखने के लिए झुकते हुए उसका कासिन दुपट्टा शानी से सिरक कर घुटने पर रखे उनके हाथ पर आ पड़ा। उसने एक हाथ से दुपट्टा कंधे पर डालते हुए दूसरे हाथ में बड़ा सा कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार एकदम ही अपने सामने फैला लिया। वो सुन सी हो गई। ये हो ही नहीं सकता था कि अजहर फारूकी ने उसे अपनी तरफ कब बढ़ाते हुए न देखा हो। नूरुल हुदा को भी उनकी हरकत अच्छी नहीं लगी थी। वो खुद को बोलने से रोक न पाए। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? अजहर फारूकी ने जरा सा अखबार का कोना नीचे करते हुए सरसरी से अंदाज में कहा। टेबल पर रख दो ना बेटा। और फिर से अखबार अपने सामने किया। उसने कप उनके सामने रखा और उसी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। हर बार अपने नज़रअंदाज किए जाने पर उसकी कैफियत इतनी शदीद हो जाया करती थी। नूरुल हुदा उसकी इस कदर हसासियत पर अक्सर हैरान और कभी कभार तो परेशान हो जाते। उसे उस ट्रांस से बाहर लाने के लिए नूरुल हुदा ने कप उठाकर उसके सामने किया और अपनी आदत के मुताबिक बशाशत से बोले, क्या शाम की चाय पीना भी छोड़ दिया है? उसे चौंकते हुए उनकी तरफ देखा और सादगी से मुस्कुराते हुए उनके हाथ से कप लेकर घूंट घूंट पीने लगी। घर में बेकार बैठकर क्या करोगी? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? उन्हें लगता था उसकी हद से बड़ी हुई हसासियत की वजह तन्हाई है। हालांकि घर में बाबा जान और खुद वो मौजूद थे, मगर नूरुल हुदा अपनी मसरूफियत की वजह से उसे ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे। और बाबा जान को के रिटायर्ड थे, मगर अलग थलग रहना पसंद करते थे। उन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी जाने से उसकी तनाई खत्म हो जाएगी और फिर शायद उसकी जज्बातियत भी कम हो जाए। मगर उसने फौरन ही उनके ख्याल को मुस्तरद कर दिया। बीए कर लिया काफी है, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये क्या बात हुई? वो टोक कर बोले। बस। कोई समझ नहीं आया तो उसने कंधे उचका दिए। बस क्या? वो कभी कभार ही बड़ेपन का रौब झाड़ते थे, और जब ऐसा करते बड़े आराम से मरूब हो जाती, जैसे अभी हो गई थी। वो उसी लहजे में बोली, मेरा ख्याल है एडमिशन तो ओपन हो चुके होंगे, मैं किसी दिन फॉर्म ले आऊंगी, तो बस फिल कर देना। मगर हादी भाई, मुझे आगे नहीं पढ़ना। वो मिनमिनाई। क्यों? उनका अंदाज हनूज वही था। मुझे कोर्स की किताबें अच्छी नहीं लगती। बड़ा मासूम सा अंदाज था। नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। फिर क्या अच्छा लगता है? बताऊं? वो उसी भोलपन से जोश में बोली। फिर उनके जवाब का इंतजार किए बगैर शुरू हो गई। उसने सर उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखा और कहा, मुझे आसमान को देखना अच्छा लगता है। उसमें उड़ते बादल और परिंदों की चहकार, सूरज की किरणें और चांद की चांदनी, फूल, तितली, खुशबू, सहराओं में बहती हवा की आवाज, समंदर की लहरें, सर्दियों का मौसम। बोलते बोलते वो अचानक हंस पड़ी, फिर उन्हें देख कर बोली, हादी भाई, मुझे जिंदगी अच्छी लगती है। वो हंस पड़े, मगर वो एकदम से चुप होकर कुछ सोचने लगी थी। फिर उसने कप टेबल पर रखा और अपनी जगह से उठकर घास पर बाबा जान के कदमों में बैठ गई, जो लाताल्लुक से अखबार में गुम थे। उन्हें मुतवज्जा करने के लिए उसने अपने हाथ अजहर फारूकी के घुटने पर रख दिए। उन्होंने अखबार हटाकर उसे देखा। बाबा जान, आर्ट्स काउंसिल में नौ अबूझ मुसव्वरों की पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। मैंने भी अपना नाम दिया था, और पता है, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 17 दिसंबर से 3 दिन की नुमाइश है। आप आएंगे ना? जोश में बोलते आखिर में उसका लहजा मिन्नत भरा हो गया था। तुम जानती हो कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं। उन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया था। इसी से हौसला पकड़ के वो बोली, पर थोड़ी देर को तो जा सकते हैं बाबा जान। ये मेरी पहली एग्जीबिशन है, और इस बहाने आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं, इस बार मैंने स्टिल लाइफ और लैंडस्केपिंग के अलावा सीस्केप्स भी बनाए हैं। और कैलीग्राफी तो मैंने पहली बार ही की है। पिछले महीनों में मैंने इतने सारे नए कैनवस बना लिए हैं, और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर दिखाना मकसूद है तो आज ही एक नशिस्त तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं। लेकिन मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊंगा। आर्मी लाइफ के दौरान भी पुरहजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था, और अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारते घर तक ही महदूद हो गया हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाता अगर बाबा जान उसका दिल रखने की खातिर कुछ देर चलने के लिए हामी भर लेते? नूरुल हुदा ने तासब से सोचकर उसे देखा। उसने अपनी आंखें झुका रखी थीं, फिर भी उसकी पलकों पर लरसते आंसू नूरुल हुदा को साफ नजर आए थे। नूरुल हुदा बेचैन होकर उठे और उसके पास वाली चेयर पर बैठकर टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके हाथ के नीचे से निकाला और उठकर यूं ही रुख फेरे अंदर की तरफ बढ़ गई। जूतों समेत बेड पर चित लेटे नूरुल हुदा को अपनी कनपटियों पर नमी का एहसास हुआ था। वो उठ बैठे, अपने चेहरे पर से आंसू को साफ करके हाथ अपनी आंखों के सामने किया और पूरों पर ठहरी नमी को देखने लगे। जो आज तुम यहाँ होती तो देखती कि जो आंसू तुम्हारी आंखों से ना बह सके, वो 27 सालों से मेरा चेहरा भिगो रहे हैं। बेसबब तो नहीं तेरी यादें, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। जब्त का हौसला बढ़ा लेना, आंसुओं को कहीं छुपा लेना, कांपती डूबती सदाओं को चुपकी चादर से ढांप कर रखना।
बे सबब भी कभी हंसना, जब हो बात कोई तलखी की, मौजूए गुफ्तगू बदल देना। बे सबब तो नहीं तेरी यादें, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। वो थके थके से उठे और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। पोर्च की तेज रोशनी में तानिया बार बार हॉर्न बजा रही थी। फिर अजहर फारूकी चंद लम्हों बाद अपने पोतों के साथ नजर आए। संभलने के लिए हमेशा ठोकर की जरूरत क्यों होती है? फ्रंट डोर खोलकर बैठते अजहर फारूकी को देखकर उन्होंने सोचा था। हाथ में बुके पकड़े तानी ने अस्पताल के इन्फॉर्मेशन काउंटर पर शायान के फादर का नाम बताकर उनका रूम नंबर पूछा। रूम नंबर 5। दुबली पतली लड़की ने कंप्यूटर से चेक करके उसे बताया। थैंक्स कहकर तानिया लिफ्ट की तरफ आई। लिफ्ट से निकलते ही तानिया को सामने से फायजा आती दिखाई दी। पास आने पर वो बोली, कहाँ जा रही हो? घर। फायजा ने जवाब देकर पूछा, मगर परसों क्या हुआ था? थोड़ी देर का कहकर तुम तो गायब ही हो गई। एक जरूरी काम याद आ गया था, उसने कहा। फायजा घर जाने का इरादा तर्क करके उसके साथ ही चलते हुए रूम में आ गई। पहला कदम कमरे में रखते ही तानिया ने शायान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर जानबूझकर नजरअंदाज करके वो बेड पर लेटे शख्स की तरफ आ गई। बेड के साथ ही रखी मेज पर बुके रखकर उसने हल्की आवाज में पूछा, उनकी तबीयत अब कैसी है? काफी बेहतर है। अपने पीछे से शायान की भारी आवाज सुनकर वो संभल कर पलटी। कोशिश करके हैरान होते हुए बोली, तुम? मैं कसरत मुस्कुराई। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी सब्ज आंखों वाली औरत पर पड़ी। उसने फौरन उन्हें सलाम किया और फायजा की तरफ देखने लगी कि उनका तारुफ करवाएगी। खुद से वो समझ नहीं सकी थी कि वो शयान की मदर है या कोई रिश्तेदार। ऐसा ही सवाल तानिया के लिए उनकी आंखों में था। फायजा ने दानिस्ता उन सवालों से आंख चुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ हमारी आवाज़ से अंकल की नींद खराब होगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई तो तानिया और शयान भी आगे पीछे बाहर आ गए। तानिया फायजा के साथ ही बेंच पर बैठ गई। शयान दीवार से कमर टिकाए सामने खड़ा था। इतनी देर में पहली बार तानिया ने उसकी तरफ देखा। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहने उसका हुलिया रफ सा था। काले बाल बेतरतीबी से माथे पर पड़े थे। शेव बड़ी हुई थी और आंखों के नीचे हल्के नजर आ रहे थे। अपने फादर के लिए बहुत परेशान है। तानिया ने दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस की। बहुत अपसेट हो? आखिर उसने बात शुरू की। अब्बू मेरी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर उनकी तकलीफ़ नहीं। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएँगे, तानी ने दिल से कहा। आजकल क्या कर रही हो? वो बात बदलने को बोला। कुछ ख़ास नहीं। तो करो ना, और कितना इंतज़ार करवाओगी? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शादी की बात कर रहा हूँ। ऐसे तुम दोनों ने बहुत मायूस किया है। करियर के पीछे ही पड़ गई हो। वरना मेरा ख्याल था एमबीए की डिग्रियां मिलते ही तुम दोनों डोली में बैठ जाओगी। जानबूझकर उसने ये टॉपिक शुरू किया है। इस ख्याल से तानिया को उस पर गुस्सा आने लगा। फायजा भी कुछ चिढ़ गई। तुम अपना ख्याल छोड़ो और अंकल का ख्याल करो। इतना अरमान है उन्हें तुम्हारे सर पर सहरा देखने का। यूं भी उम्र में तुम हम दोनों से ही 3 साल बड़े हो। पहले तुम्हारी शादी होगी, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। मैं उसकी शादी तक इंतजार नहीं करने वाली। मतलब? फायजा ने पूछा। मैं शादी कर रही हूँ। वो गुस्से में बिना सोचे समझे ही बोल गई। जबरदस्त। शयान की आवाज पर उसने उसकी तरफ देखा। अगर कोई उम्मीद तानिया के दिल में थी भी तो उस वक्त खत्म हो गई। शयान के चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। कब कर रही हो शादी? बहुत जल्द, वो जुज़्बुज़ होकर बोली। शादी में बुलाओगी ना? ऑफ कोर्स। और भला मेरी शादी तुम्हारे बिना हो सकती है? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली तो शयान बस उसे देख कर रह गया। फिर वो फौरन ही उठ गई। अच्छा फायजा, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, मैं शाम को फ़ोन करूँगी। बाय। वो कहकर शयान की तरफ देखे बगैर तेजी से चलती लिफ्ट का इंतजार करने के बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर गई। शयान कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा उसे लम्हा लम्हा खुद से दूर जाता देख रहा था। फायजा उठकर उसके पास आकर बोली, कभी कभी मुझे लगता है शयान, तुमने कभी तानिया से मोहब्बत की ही नहीं। उसकी आवाज में तपिश महसूस करके शयान ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तो। फिर होंठ काट कर बीच में ही चुप हो गया। तब तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं तरस आना चाहिए। मोहब्बत से डर जाने वाले कमजोर शख्स पर तरस ही आ सकता है। बोलकर वो रुकी नहीं, एक झटके से आगे बढ़ गई और शयान शिकस्ता से अंदाज में वहीं बेंच पर बैठ गया। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की एपिसोड को ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।